नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं माध्यमिक कक्षा यानी कि हाई स्कूल का विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विषय। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई सब विषय को लेके कोई भी आपकी समस्या है तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 3 गतिमान वस्तुएं, यूनिट 10 बल और गति। तो आइए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। बल और गति। तो पिछली वीडियो में हमने न्यूटन के गति का द्वितीय नियम पढ़ा था और उस द्वितीय नियम से संबंधित कुछ हमारे दैनिक जीवन में जो उनके उपयोग हैं, जो उनके कुछ उदाहरण हैं, वो हमने समझने की कोशिश की। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का गति का तृतीय नियम। आपने ध्यान दिया होगा कि जब फूले हुए गुब्बारे में से हवा निकलती है तब क्या होता है? कभी आपने देखा है? अगर आपने एक गुब्बारे को फुलाया और फुलाने के बाद उसकी हवा, उसका मुंह बंद नहीं किया और उसको खोल के छोड़ दिया हवा में, तो क्या होता है? कभी आपने ध्यान दिया? नहीं किया है तो एक बार आप करके देखिए। तो होता यह है कि तब गुब्बारा जो होता है वो हवा के निकलने की विपरीत दिशा में गति करता है। आपने देखा होगा आवाज के साथ, सीटी की आवाज के साथ हवा तो उसमें पीछे को निकलती है, लेकिन गुब्बारा जो होता है वो हवा के निकलने की विपरीत दिशा में, मतलब जिस डायरेक्शन में आप उसका मुंह खोलते हो तो उस डायरेक्शन में तो हवा निकलती है बाहर को, और उसके विपरीत दिशा में गुब्बारा एक सीटी की आवाज के संग आगे को भागता है। तो हमने यहाँ पे ये ध्यान दिया है कि जो हवा निकलती है उसकी विपरीत दिशा में गुब्बारा गति करता है। ये देखिए कि हमने एक चित्र के माध्यम से आपको समझ, ये गुब्बारा है, ठीक है। ये जो है ये हमारा गुब्बारा है, इसमें हवा भरी हुई है। जैसे ही आप यहाँ इस मुंह को छोड़ते हैं तो हवा ये पीछे को निकलेगी इधर को, और गुब्बारा जो होगा ये देखिए हमने एरो के डायरेक्शन से बताया कि गुब्बारा आगे की ओर गति करेगा। आप करके देखिएगा ऐसा। तो अगर आप सीधा ऊपर की साइड करके गुब्बारे को पकड़ेंगे तो गुब्बारा ऊपर को जाएगा, हवा पीछे को निकलेगी। न्यूटन के गति नियम आपने देखा होगा, फिर से बताती हूँ। जब फूले हुए गुब्बारे से हवा निकलती है तब गुब्बारा हवा के निकलने की विपरीत दिशा में गति करता है। इसका मतलब यह है कि गुब्बारे ने, जैसे ही गुब्बारे का मुंह में आपने हवा भरी और उसको खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, गुब्बारा जो है वो जो उसके अंदर हवा भरी है उस पर बल लगाएगा, जिससे कि हवा पीछे की ओर निकलेगी, और साथ ही साथ उसी समय वो हवा गुब्बारे को आगे की ओर धकेलेगी। मतलब गुब्बारे ने हवा को बाहर की ओर धकेला और हवा ने गुब्बारे को आगे की ओर धकेला। यही है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। ये भी न्यूटन के तृतीय नियम को दिखाता है। अब एक और ये आप देखिए, आपने देखा होगा जब कभी नाव में बैठे होंगे, आप सभी लोग कभी ना कभी बैठे होंगे, जब नाव किनारे पर आती है और अगर आप अपने उस नाव से कूदकर किनारे पे कूदने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा होगा क्या होता है, आप जैसे ही कूद लगाते हैं तो नाव पीछे को जाती है। आपने ध्यान दिया होगा, पीछे की ओर गति करती है। तो ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा? तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे ही आप नाव से बाहर कूदते हैं तो होता क्या है। नाव से बाहर कूदने के लिए आपने अपने पैर जो है वो विपरीत दिशा में नाव पर बल लगाते हैं। जो आपके पैर होते हैं, पैरों से आपने नाव पर बल लगाया, ठीक है। और ये जो पैरों से आप नाव पर बल लगा रहे हैं, पहले आपने क्या किया, पैरों से नाव पे बल लगाया, तो ये हो गया क्रिया। उसी समय एक बल क्या होता है, नाव के द्वारा आपके पैरों पर भी लगाया जाता है, जिससे कि आप आगे की ओर गति करते हैं। इस बल को कहते हैं प्रतिक्रिया। आपने सुना होगा क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। यही नियम न्यूटन का तृतीय नियम होता है। इसी को बोलते हैं कि हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होती है। ये हम जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया को भी। तो वो यहीं से डिराइव किया है हमने। आप फिर से समझने की कोशिश कीजिए। जब आप नाव से कूद मारते हैं तो आप अपने पैरों से पहले तो नाव पर एक प्रेशर लगाते हैं आगे कूदने के लिए। तो जो आपके पैर जो नाव पे बल लगा रहे हैं वो हो गई क्रिया, और उसी टाइम वो नाव भी आपके पैरों पर एक आगे की ओर बल लगाती है, जिससे कि आप आगे की ओर आ पाते हैं। ये होती है प्रतिक्रिया। इस प्रक्रिया में दो वस्तु और दो बल कार्यरत हैं। अगर हम क्रिया और प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं तो वस्तु कभी भी एक नहीं होगी, दो होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पैरों ने नाव पे बल लगाया, वो हो गया क्रिया, और नाव ने पैरों पे बल लगाया, वो हो गया प्रतिक्रिया। मतलब पहले बल नाव पे लगा, दूसरा बल आपके
जो प्रतिक्रिया थी वो पैरों पे लगा। तो दो अलग अलग चीजों पे बल लग रहा है, एक बार नाव पे लग रहा है क्रिया और नाव ने जो आपके पैरों पे लगाया प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि वस्तुएं दो होती हैं और बल भी दो होते हैं। न्यूटन ने अपने गति के तीसरे नियम में क्रिया व प्रतिक्रिया के बीच में संबंध बताया है। जो भी मैंने आपको बताया कि न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है वो क्रिया व प्रतिक्रिया के बीच के संबंध को बताता है। इस नियम के अनुसार किसी भी क्रिया के ठीक समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब ये नाव वाला जो एग्जाम्पल है इसको आप याद कर लीजिए। इसको हमेशा न्यूटन का गति का तीसरा नियम अगर आपको याद करना है, रिमाइंड करना है, रिकॉल करना है तो आप नाव वाला एग्जाम्पल याद करिए कि क्या होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार किसी भी क्रिया के ठीक समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आपके पैरों ने नाव पे क्रिया लगाई तो उसके बिल्कुल बराबर की लेकिन विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होगी जो कि नाव ने पैरों पे लगाई। तो देखिए पैरों ने नाव पे एक बल लगाया और ठीक उसके विपरीत नाव ने पैरों पे एक बल लगाया, तो दोनों की दिशा विपरीत है। एक की पैर से नाव की साइड और नाव से पैर की, दोनों विपरीत दिशा में हो गए लेकिन दोनों बिल्कुल समान होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, समान होते हैं लेकिन उनकी दिशा विपरीत होती है। तो जो पहला वाला बल हो गया वो क्रिया हो गया, दूसरा प्रतिक्रिया हो गया, दोनों आपस में विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं। यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब अगर हम क्रिया और प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं तो वहां पे दो वस्तुएं होंगी। पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगा रही है। बल है दो बल हैं, बिल्कुल समान है लेकिन विपरीत दिशा में है और वस्तुएं भी दो है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल यदि एक ही वस्तु पर कार्य करें तो ये बल संतुलित बल की तरह काम करेंगे और कोई गति नहीं होगी। अभी हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया होते हैं इसके लिए दो अलग अलग वस्तुएं होती हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम क्यों कह रहे हैं कि दो वस्तुएं होनी आवश्यक है। अगर एक ही वस्तु होगी, ठीक है, तो उस पर अगर क्रिया लगी, क्रिया आपको इसको ऐसा समझिए कि कोई अगर एक वस्तु होगी, अब मैं आपको इसको समझाने को कि अगर कोई एक वस्तु होगी, मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक है, तो एक बल इसमें इधर को लगा और उतना ही बिल्कुल लेकिन विपरीत। देखिए एक बल ये लग रहा है F, इसकी डायरेक्शन ये है, एक बल है ये, इसकी डायरेक्शन है ये F1 ये F2। दोनों बल बिल्कुल बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो इधर से एक बल आप अप्लाई करेंगे, इधर से एक बल, तो ये वस्तु जो होगी ये मूव नहीं करेगी, ये नहीं हिलेगी, इसमें कोई भी गति नहीं होगी क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। इतना बल हमने यहाँ लगाया, इतना ही बल हमने यहाँ लगाया, तो ये जो F1 है, F1 इज इक्वल्स टू F2, इसलिए कोई भी इस पिंड में गति नहीं होगी। ठीक है, तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि अगर बात क्रिया और प्रतिक्रिया की हो रही है तो दो वस्तुएं होना जरूरी है, यहाँ की तरह एक वस्तु होना जरूरी नहीं है। एक वस्तु होगी तो दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर देंगे और उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर हमें मूवमेंट की बात कर रहे हैं, हम न्यूटन की गति के तृतीय नियम की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए वस्तुएं भी दो होना जरूरी है। ये चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बार फिर से इस चीज को पढ़ समझ लेते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल यदि एक ही वस्तु पर कार्य करें, एक ईंट समझ लीजिए, एक ईंट पे आप क्रिया भी कर दें और इधर से उसी के बराबर का एक बल और लगा दे प्रतिक्रिया, तो वो संतुलित हो जाएंगे, बल संतुलित बल की तरह काम करेंगे और कोई गति नहीं होगी। गति के तीसरे नियम के 3 महत्वपूर्ण लक्षण बताए गए हैं। अब हम गति के तीसरे नियम की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि इसके 3 महत्वपूर्ण लक्षण होते क्या हैं। नंबर 1, हम यह नहीं कह सकते हैं कि दोनों बलों में से कौन सा बल क्रिया और कौन सा बल प्रतिक्रिया है, ये दोनों परस्पर विनिमेय होते हैं। हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला बल क्रिया था और ये वाला बल प्रतिक्रिया था। क्यों? क्योंकि दोनों बल बिल्कुल, उन दोनों बलों का मान बिल्कुल सेम होता है और वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा
क्रिया है, कौन सा प्रतिक्रिया है। दोनों परस्पर विनिमय होते हैं। विनिमय मतलब इंटरचेंजेबल, मतलब हम किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि क्रिया को प्रतिक्रिया भी बोल सकते हैं, प्रतिक्रिया को क्रिया भी बोल सकते हैं। दोनों ही इंटरचेंजेबल होते हैं, दोनों को एक दूसरे के स्थान पे यूज किया जा सकता है। दोनों परस्पर समान होते हैं, बिल्कुल बस विपरीत होते हैं, तो हम दोनों को इंटरचेंजेबली बोल सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों में से कौन सा बल क्रिया है, कौन सा बल प्रतिक्रिया। बस हमें ये पता है क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। नंबर 2, क्रिया व प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जो हम अभी बार बार आपको बता रहे हैं कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम के लिए अगर हम क्रिया और प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। एक वस्तु होगी तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर होने के कारण संतुलित हो जाएंगे और उस एक वस्तु में कोई भी गति नहीं होगी, जबकि यहाँ पर गति होती है। जैसे कि हमने अभी बच्ची नाव से कूद रही थी, उसका एग्जाम्पल दिया था, तो फिर से उसको समझने की कोशिश की। दो अलग अलग वस्तुएं होती है, इससे क्या मतलब है। पैर ने नाव पे बल लगाया, नाव ने पैरों पर बल लगाया, क्रिया हुई, उसकी प्रतिक्रिया हुई। दो अलग अलग वस्तु है, नाव और पैर। प्रतिक्रिया बल तब तक ही कार्य करता है जब तक कि क्रिया बल कार्य करता रहे, अतः ये दोनों बल समकालिक होते हैं। यहाँ पे सीधी सी बात है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों समकालिक होते हैं, मतलब एक ही मूवमेंट पे होते हैं, एक साथ होते हैं। प्रतिक्रिया बल तब तक ही कार्य करेगा जब तक कि क्रिया हो रही है, जब तक कि क्रिया बल कार्य कर रहा है तभी तक प्रतिक्रिया बल भी कार्य करेगा। दोनों बल समकालिक होते हैं। समकालिक मतलब जो समान समय पर हो रहे हों। अब हम न्यूटन के तृतीय नियम को एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा तैराकों को, तो तैरते समय हम क्या करते हैं। तैरने का क्या नियम होता है। हम आगे को बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, अपने हाथों और पैरों से पीछे की ओर धक्का देते हैं। हाथों व पैरों से किसको, पानी को पीछे की ओर धक्का देते हैं। यह इस बल की पानी द्वारा हमारे शरीर पर प्रतिक्रिया है जो हमें आगे धक्का देती है। अगर हमें तैरना होता है, पानी में आगे जाना होता है, तो हमें क्या करना होता है। पहले आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए, तैराक तैर रहा है, हाथों से और पैरों से पानी को पीछे की ओर धक्का दे रहा है और पानी तैराक को आगे की ओर धक्का दे रहा है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया यही है कि तैराक ने अपने हाथों और पैरों से पानी को पीछे धक्का दिया, उसी समय पानी ने उसे आगे की ओर धकेला। क्रिया हुई, फिर उसकी प्रतिक्रिया हुई। एक और देखिए आप ये एग्जाम्पल, ये आप देखिए पहले। ये देखिए, रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है, इसके ईंधन में आग लगाई, गैस पीछे को निकली, रॉकेट आगे की ओर गया। तो रॉकेट व जेट यान भी क्रिया व प्रतिक्रिया सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। कैसे, जैसे ही हम ईंधन में आग लगाते हैं, गैसेस जो होती हैं वो रॉकेट से पीछे की ओर, मतलब रॉकेट गैसेस को पीछे की ओर धकेलता है। रॉकेट ने गैसेस पे एक बल लगाया, आप समझ लीजिए क्रिया हुई, तो गैस ने भी रॉकेट को आगे की ओर धकेला, प्रतिक्रिया हुई। दोनों सेम समय पे हुई, समकालिक होते हैं। दो वस्तुओं का होना जरूरी है, रॉकेट गैस, दो चीजें हैं। रॉकेट ने गैस पे पीछे की ओर धक्का लगाया, गैस ने रॉकेट को आगे की ओर धकेला। तो ये भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। अगर आपकी कोई भी इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरी हो, कोई आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप लोग हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7895860750 पर आप मैसेज के माध्यम से भी हमसे पता कर सकते हैं और आप क्वेरीज उस पर छोड़ भी सकते हैं। आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा। धन्यवाद।